अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इलेक्शन 2024 के ठीक एक साल बाद मुल्क की अपोजिशन जमातों का मुतालबा मैंडेट की वापसी या इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात से आगे बढ़ गया है और अब अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका तौर पर हुकूमत से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर नए इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया है और इस हवाले से हुकूमत के खिलाफ एक नया और बड़ा अपोजिशन अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है और पीटीआई से हुकूमत की परेशानियों का नुक्ता आगाज और अपोजिशन की नई शुरुआत करार दे रही है। अपोजिशन का ये नया मुमकिन अलायंस इस लिहाज से ज़्यादा अहम है कि उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के देरीना इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की मुतहर्रिक शमूलियत नजर आ रही है और शाहिद खकान अब्बासी को इस हवाले से अहम जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। कल रात को तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के घर पर अपोजिशन जमातों का इशाया था, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खकान अब्बासी के अलावा अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान चकजई, उमर अयूब, जुनैद अकबर, साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और पीटीआई के दीगर रहनुमा शरीक थे। इशाये के बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तमाम पार्टियों ने इस बात का इरादा किया है कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन धांधली ज़दा था। इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी का मैंडेट मैनेज करके अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाई हैं। इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का मजीद हक हासिल नहीं है। इनको फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर असर नौ इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। तमाम पार्टियों ने अपने मौक़िफ़ का इआदा किया है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा इलेक्शन था। उसका मैंडेट ये अवाम का मैंडेट नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्ज़ी का मैंडेट मैनेज करके अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाई हैं। इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का मज़ीद कोई हक़ हासिल नहीं है। उनको फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर असर नौ इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। इस हवाले से शायद खकान अब्बासी साहब ही से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो मुख्तलिफ़ पार्टियों के अरकान को अपने साथ मिलाकर आइंदा के लाए अमल के लिए काम करें। इसके बाद अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खकान अब्बासी ने इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाया और बताया कि इजलास में इत्तफाक हुआ है कि नए इंतखाबात ही मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने का वाहिद रास्ता है। सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। सब जमातों ने अपने इस मौक़िफ़ का इआदा किया। मौजूदा हुकूमत एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है जो अवाम पर मुसल्लत की गई है। इजलास ने शामिल रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तफाक किया कि नए इंतखाबात ही मुल्क को दरपेश मसाइल, अदम इस्तेहकाम, मुआशी अबतरी और दहशत गर्दी जैसे संगीन मसाइल से निकालने का वाहिद रास्ता है। मुल्क में जारी फसादियत और रियासती जबर का फौरी खात्मा किया जाए और सियासी कैदियों को फिलफौर रिहा किया जाए। पीका जैसे काले कानून को फिलफौर ख़त्म किया जाए। अपोजिशन जमातों के इस गैर मामूली इजलास को तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी साहबजादा हामिद रजा ने ब्लॉकबस्टर मीटिंग करार देते हुए कहा है कि यह हुकूमत की परेशानी का नुक्ता आगाज है। जो आज मीटिंग हुई है, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो खुश आइंद इस हवाला से है और ये इतनी खुफिया रखी गई कि किसी को पता ही नहीं लग सका। मैं ये समझता हूँ कि आज की मीटिंग एक ब्लॉकबस्टर मीटिंग थी और जो मुश्तरका एलामिया सामने आया है इट्स अ स्टार्टिंग वरीइंग पॉइंट फॉर द गवर्नमेंट जी। तो जाहिर है जब हुकूमत के सामने चीजें रखी जाएंगी और हुकूमत नहीं मानेगी तो आखिरी स्लॉट एहतजाज ही होता है, तो उसकी जाने बिल्कुल जाया जा सकता है जी। तहरीक इंसाफ ब्लॉकबस्टर इस मीटिंग को करार दे रही है, नए मुमकिन अलायंस का इंदिया दे रही है। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि मुस्ताफ़ी, और ये मुतालबा कोई और नहीं हुकूमत के देरीना इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी के देरीना इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, पीटीआई के साथ खड़े होकर कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ बोल रहे हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ तो दावे करती रहती है, मगर अब अपोजिशन इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने की बात, मौलाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उसमें मौलाना का ये डिमांड करना कि नए इलेक्शन कराए जाएँ, मौजूदा जो हुकूमत है वो मुस्ताफ़ी हो। इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी का मैंडेट मैनेज करके अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाई हैं। इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का मजीद हक हासिल नहीं है, फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हों, इंतखाबात कराएं। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं। देखें, ये मुझे थोड़ा सा जो पॉलिटिकल जो भी मुझे थोड़ी बहुत शुद्ध है वो उसके हिसाब से मुझे समझ नहीं आती कि ये केपी में जो भी हुआ है इलेक्शन के दौरान, मेरा मतलब है कि उसके ऊपर भी एतराज़ात जो हैं, जो इस वक्त जो इत्तेहाद बना है उसकी पार्टीज़ के एक दूसरे के ऊपर भी जो है एतराज़ात हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका इकट्ठा होना जो है पार्टियों का, जिनका एक दूसरे पे एतराज़ात हों और इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान जो है वो अपनी जो उनकी टर्फ है उसके ऊपर जो भी इंक्रोचमेंट हुई है, मैं किसी ख़ास उसकी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये सूरत हाल है, एक जगह नहीं एक से ज़्यादा जगह पे है।
तो वो हाउ कैन दे हैव काउंटर क्लेम्स ऑन ईच अदर, हाउ कैन देन दे गेट टुगेदर, और फिर उनका इत्तेहाद जो है वो ऑनेस्ट किस तरह हो सकता है? ये मेरा एक सवाल है। मगर ख्वाजा साहब, इसमें ज़ाहिर है आप मौलाना फजल रहमान का क्लेम है कि पीटीआई ने गलत इलेक्शन जीता और उनको भी इलेक्शन जितवाया गया, वो ये क्लेम करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। मगर अब यहाँ सूरत हाल ये कि अगर नए इलेक्शन का मुतालबा होता है तो पीटीआई तो फौरी तौर पर राजी हो जाएगी ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खत्म करने पर, तो दबाव तो वो आपके साथ बढ़ाएंगे, इस पर तो अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे वो मौलाना के साथ। नहीं शायद मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ ये बात को, लेकिन ये चीज़ें पार्शल नहीं होती कि वो पंजाब में ये चीज़ जो है एप्लीकेबल ना हो और केपी में एप्लीकेबल हो या बलूचिस्तान में ना हो और सिंध में एप्लीकेबल। अगर ये डिमांड होनी है तो ये तो सारे मुल्क के लिए होगी, और अगर कहीं पे धांधली के किसी के दावे हैं तो वो बताएं कि कहाँ पे दावे हैं, ताकि मेरा मतलब है उनका पता लगे कि क्लैरिटी आए, या सिर्फ जो है एक जनरल एक कॉमन इंटरेस्ट्स हैं डिस्पाइट राइवल क्लेम्स, क्लेम्स ऑन ईच अदर, उसके बावजूद अगर इस तरह जो इत्तेहाद बनते हैं, मेरा ख्याल है वो इत्तेहाद जो है गैर फितरी होते हैं, वो इत्तेहाद फितरी नहीं होते, जिनमें बुनियादी जो है कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं वो बज़ाहिर इतनी फाश किस्म की जो है कॉन्ट्रडिक्शंस जो है आपको नजर आ रही हैं। नेचुरली जो ग्राउंड रियलिटीज है, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो तो मौलाना फजल रहमान को आपका इत्तेहादी बनाती हैं, मगर मसला ये है कि मौलाना बार बार नाराज हो जाते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर आप लोग उनके पास गए, उन्हें मनाया, उन्होंने पीटीआई को मनाया, फिर पीटीआई पीछे हट गई, मगर मौलाना ने 26वीं आईनी तरमीम में किरदार अदा किया। फिर ये पीका का मामला आता है, खबर आती है कि मौलाना से बात की थी आसिफ जरदारी साहब ने और कहा था बात करेंगे, मगर फिर उन्होंने दस्तखत कर दिए। तो ऐसा लगता है मौलाना को यूज किया जाता है और फिर उन्हें नाराज कर दिया जाता है, भूल जाते हैं आप लोग। नहीं, मैं ये बात आपकी जो है ना, मैं उसको किसी हद तक सपोर्ट करूंगा कि हमारे जो मौलाना के साथ जो ताल्लुकात हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। मेरे भाई हैं, मुझसे उम्र में छोटे हैं, उनका बेटा जो है बिल्कुल बदखुदार है, मेरा उसके साथ भी बड़ा ताल्लुक है, उनका छोटा भाई अताउर रहमान है, मेरा उसके साथ भी बड़ा ताल्लुक है, बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो ये कंसिस्टेंसी हमारी तरफ से अगर इनकंसिस्टेंसी है तो उसमें कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप जो है मौलाना के साथ नहीं रखना चाहिए। दिस इज माय हम्बल ओपिनियन। जो है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे तो फिर इस सूरत में, क्योंकि अब जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसमें कम से कम तहरीक इंसाफ कह रही है कि इस दफ़ा जब हम आएंगे, 26 नवंबर को हमारी तैयारी नहीं थी, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसा रवैया होगा, इस दफ़ा हम गोली खाने की तैयारी करके आएंगे। और अगर मौलाना सड़कों पर उनके साथ मिल जाते हैं तो ज़ाहिर एक बहुत ताकतवर कुव्वत बन जाएगी, और फिर वो आ रहे होंगे तो क्या करेगी हुकूमत? क्या मौलाना को इंगेज करेगी? क्या करेंगे आप लोग? आपको तवक्को है कि मौलाना आएंगे नहीं उनके साथ सड़कों पर? देखिए, मैं इस वक्त कोई पेशेंस जो है प्रेडिक्शन करके या पेशन गोई करके जो है वो किसी पॉसिबल इस चीज़ के सोल्यूशन को जो है प्रिवेंट नहीं करना चाहता, या उसको जो है क्या कहते हैं उसमें कोई रुकावट नहीं डालना चाहता। हो सकता है मेरा कोई कमेंट जो है किसी पॉसिबल सोल्यूशन को जो है वो सर्कमवेंट करे या उसमें कोई रुकावट डाले, लेकिन जो है अल्टीमेटली ये चीज़ें जो है ये कन्फ्रंटेशन से तो नहीं हल होती, ये तो मुज़ाकरात से ही हल होती हैं, या मुज़ाकरात उस तरह के ना हों जिस तरह के मुज़ाकरात ये पिछले 15-20 रोज़ 25 रोज़ से जारी थे, कि कोई भी मुज़ाकरात के मतलब सीरियस नहीं था। मैं पहले दिन से कह रहा था ये मुज़ाकरात जो है इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो अगर कोई सीरियस मौलाना के साथ बड़े ताल्लुकात हैं जरदारी साहब के, प्रेसिडेंट साहब के, वो उनको एंगेज करें। अगर मेरी पार्टी जो है वो उनके भी बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, मियाँ शहबाज शरीफ के, मियाँ नवाज शरीफ के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। हमारी जो सेकंड ईयर की लीडरशिप है उनके भी बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। मैं भी उसमें हिस्सा डाल सकता हूँ। मौलाना के साथ ज़रूर बातचीत करनी चाहिए, और जो उनके ग्रीवेंसेस हैं, अगर उनके ग्रीवेंसेस पीटीआई के गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पे हैं, गवर्नमेंट बनने के खिलाफ हैं, तो वी शुड बी स्टैंडिंग विद हिम, ही शुड नॉट बी स्टैंडिंग विद देम। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए उनके ग्रीवेंसेस पे। उनको जो है उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। ये हमारी कोई कमी है जिसकी वजह से वो उनके साथ इस वक्त खड़े हैं। बस अब अगर जो कमी है वो यहाँ तक पहुँच गई ना कि वो अब बात करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो इस्तीफे की बात कर रहे हैं कि अब हुकूमत मुस्ताफी हो और नए इलेक्शन कराए। चलें, मैं आपको पता है सियासत में कोई भी अर्फ़ आखिर नहीं होता। सियासतदान जो है ज़रूर थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ते हैं कि जिससे जो है कोई हल निकल आए,
कोई ऐसा सोल्यूशन निकला है जो एक्सेप्टेबल हो, बायलैटरली एक्सेप्टेबल हो या मल्टीलैटरली एक्सेप्टेबल हो। अच्छा, और इस सूरत में अब एक और जो बात हो रही है वो ये कि एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान साहब वैसे तो आर्मी चीफ को बराह रास्त खत लिख रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ ये भी एक बाकायदा इंदिया दे रही है कि उनके बातचीत भी चल रही है। अलीमीन गंडापुर साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से 80% एक दफ़ा पेशरफ्त हो गई थी, फिर 99% हुई, फिर 26 नवंबर से पहले 80%, बाद में 99%, और कह रहे हैं अब भी प्रोसेस चल रहा है। तो खतों किताबत भी एक तरफा ही सही, मगर जो बैकडोर डायलॉग भी कहीं ना कहीं चल रहा है और पेशरफ्त हो रही है। मुझे थोड़ी बहुत जो समझ आ रही है मैं वो आपको बयान कर देता हूँ। उन्होंने कहा है जी कि ये 99% की जो बात कही है ये हमारी तरफ से थी, जो हमारी डिमांड्स थी, लेकिन उस तरफ से उन्होंने बाद में अपनी तस्दीक की है कि उधर से कोई तस्लीम जो है ये डिमांड्स नहीं हुई थी। लेकिन मैं मीटिंग्स में जब जाता हूँ और मीटिंग्स में डेफिनेटली वो ऑफिशियल पोजीशन में शिरकत करते हैं और उसमें ज़रूर 1-2 लाइनें जो है अपनी पार्टी के मुतल्लिक़ करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइनें कहते हैं। मैं तो एनी गो आऊँ, मैं आपको अगर वो मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तीन से ज़्यादा कभी लाइनें उन्होंने अपनी पार्टी के मुतल्लिक़ नहीं कही। और जहाँ तक उन्होंने उनकी 99% डिमांड्स की तल्लुक है, तो मुझे नहीं पता उन्होंने किसके साथ मुलाकात की है और किसके आगे डिमांड्स रखी हैं और किसने 99% जो है डिमांड्स जो है वो कबूल कर ली हैं। अब उन्होंने कहा जी हमने 99% जो है, जो उन्होंने जो लेटेस्ट उनका फरमान है, तो उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से 99% डिमांड जो है वो फॉरवर्ड कर दी गई हुई थी। मंजूरी का उन्होंने थोड़ा सा रिट्रैक्ट किया अपने आप को कि मंजूर हो गई थी। उन्होंने कहा जी मेरी तरफ से कहा गया था कि बनीगाला शिफ्ट कर दें या नथे गली शिफ्ट कर दें या फलां शिफ्ट कर दें, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस जो है उसके मुताल्लिक उन्होंने कुछ नहीं कहा। अपनी डिमांड के मुताल्लिक जरूर कहा है, वो एक्चुअली ये सुनाना चाहते हैं अपनी पार्टी को कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, मैं आपके लिए जो है अपनी ऑफिशियल पोजीशन में जो है आपका एडवोकेट बना हुआ हूँ। ये वो अपनी ये उनमें और उनकी पार्टी के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही है, ना आपके लिए ना मेरे लिए। अच्छा, मगर फिर जाहिर जुनैद अकबर साहब हैं, वो भी कुछ अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, गौहर खान साहब की अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अलीमीन गंडापुर साहब के अलग, बट जुनैद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि हमसे ये कहा जा रहा है कि 3 साल हमने ये हुकूमत चलानी है, चलने दो, तो फिर केसेस भी खत्म, जेलें भी खत्म, उसमें से 1 साल गुजर गया, 2 साल और चलने दो। क्या दुरुस्त है, ये कहा जा रहा है उनसे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं जुनैद अकबर साहब जो हैं उन्होंने आज ये स्टेटमेंट दी है, मैंने टेलीविजन पे देखी है, उन्होंने कहा जी हम अपनी पार्टी में करप्ट लोगों को नहीं रखेंगे। चलें, ये तो तस्लीम किया गया है ना कुछ उनकी पार्टी में करप्ट लोग हैं, वो निशानदेही भी कर देंगे। हमने उनको जुनैद अकबर साहब को सब ने मिलके, हमने तो नहीं लेकिन सब ने मिलके जो है उनको PAC का चेयरमैन भी बनाया है, और मैं उनकी इंटेग्रिटी जो है बिल्कुल मैं उस तस्लीम करता हूँ। उनके ईमानदार शख्स हैं और सही को सही और गलत को गलत कहने की उनमें जुर्रत भी है। बहरहाल वो एक पार्टी में जिनके साथ मेरा इख्तलाफ है, तो इसलिए मैं इससे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन उनका जुनैद अकबर साहब का ये कहना जो है मैं समझता हूँ कि साथ ही साथ उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर करप्ट लोगों की निशानदेही भी करने की शुरू कर दी है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी पार्टी के अंदर जो है अब इतने ज़्यादा फैक्शंस बन चुके हुए हैं पंजाब में, और पंजाब में तो खैर वैसे ही कोई आवाज़ ही नहीं आती। सलमान जो अकम साहब भी बोलते हैं, बाकी तो मेरा बोलता भी कोई नहीं है। उनका वजूद का भी कोई पता नहीं, उनकी लोकेशंस का भी किसी को कोई पता नहीं है। सारे मेरा ख्याल है दे आर हैविंग गुड टाइम, नथिंग एल्स। फ्रंटियर में है या KP में, खैबर पख्तूनख्वा में है पार्टी एक्टिव है, हुकूमत है, आपस में लड़ाइयाँ बेशुमार हैं। तो इस सूरत हाल में क्या कर लेंगे वो 8 फरवरी को? पहले भी जो कुछ उन्होंने किया है। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे उन्होंने दोनों तारीखों पे, एक तो 8 फरवरी को और दूसरी जो है उन्होंने 19 फरवरी को, जिस दिन चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ है, दोनों के ऊपर न्यूजीलैंड के साथ मैच है हमारा 8 को और 19 को आगाज़ है, उन दोनों पे उन्होंने एहतजाज की तारीखें रख ली हैं। ये पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनली एम्बेरस करने की, पाकिस्तान की तज़हीक करने की इस साजिश में जो है शामिल हैं PTI वाले।
अगर इन्होंने एहतजाज करना है, 1 तारीख पहले कर लेते, 1 तारीख बाद कर लेते, या आगे पीछे कर लेते, कोई एडजस्टमेंट कर लेते, अपना एहतजाज भी कर लेते, और पाकिस्तान की जो एक रिस्पेक्ट है इस हवाले से उसको नुकसान। ट्राई सीरीज शुरू हो रही है, 8 को इलेक्शन था, वो एक सिंबॉलिक तारीख है उनके लिए। आप क्या कंफर्टेबल हैं? हुकूमत को कोई खतरा नहीं देख रहे हैं किसी नए अलायंस के जरिए, ऑपोजिशन के इत्तेहाद के जरिए, सड़कों पर आने के जरिए? इस वक्त हुकूमत कंफर्टेबल है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, माजी में भी बड़े अलायंस मुझे जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अलायंसेस बनते देखे हैं। COP बनी 60s में, फिर DAC बनी, फिर कौमी इत्तेहाद बना, फिर कोई बना, ये बना, वो बहुत से इत्तेहाद बने हैं ऑपोजिशन के। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर दोज alliances, and I have great respect and regard for people who led those alliances. लेकिन मुझे एक बात बताएं कि आप अपनी 76-77 साल तारीख में किस अलायंस को जो है आपने सिंगुलरली जो है वो कामयाब होते देखा है? मुझे एक का नाम बता दें, ज्यादा नहीं। अलायंसेस जो है कम से कम 20-25 बने हैं, एक का नाम बता दें। सब आपका अलायंस कामयाब हुआ था ना? आपने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई थी, पहले सड़कों पर आए, फिर नो कॉन्फिडेंस के जरिए गिराया। देखें, 4 साल जो है लगे हमें वो ऐसे सारी एक्सरसाइज करते हुए, 4 साल लगे। यहाँ तो 1 साल भी नहीं अभी हुआ, और उसके अंदर जो है बहुत से ऐसे एलिमेंट्स थे जो पार्लियामेंट के अंदर जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, और वो कंट्रीब्यूशन, उनकी नाराजगी की वजह जो थी वो इमरान खान का अपना एटीट्यूड था जिसकी वजह से नाराज हुए। दूसरी उसमें सबसे बड़ी वजह थी कि इकोनॉमी जो है कोलैप्स कर गई थी। इसके अलावा जो है एक 4 साल में जो नॉन परफॉर्मेंस थी वो सारा कुछ बना। हमारे यहाँ पे इस वक्त कोई इस किस्म के हालात नहीं है, हम परफॉर्म कर रहे हैं। हमने 38% इन्फ्लेशन जो है, माहवार इन्फ्लेशन जो है 2.4 पे ले आए हैं। इंटरेस्ट जो है 10% कम कर दिए है हमने। मार्केट जो है वो 35-40 हज़ार से 1,18,000 पे हम ले गए हैं। तो ये आप देखेंगे, ये तो इसमें कोई सिलसिला ही नहीं बनता। कोई ऐसा बताए ना कि किस तरह ये अलायंस जो है वो उस वक्त अलायंस, हमने उन हालात का फायदा उठाया कि बड़े बिस्मिल किस्म के हालात थे, बड़े हालात जो थे नागुफ्ता बे थे उस वक्त, उससे फ़ायदा उठाया। हुकूमती पार्टी के लोग भी जो थे वो नाला थे इमरान खान के एटीट्यूड से, उसकी रऊनत से, उसके गरूर से, उसके तकब्बर से, उसकी नॉन परफॉर्मेंस से, उसकी बेईमानियों से, उसकी करप्शन से। तो उसकी वजह से वी सेल्ड थ्रू। लेकिन यहाँ पे तो कोई आपको 1 साल के बाद इस किस्म का नजर नहीं आ रहा है, बल्कि कोई ठंडी हवा ही आ रही है आपको। वहां तो 4 साल गुजर गए थे इसके साथ, क्योंकि बाजवा साहब पीछे खड़े थे, जनरल फैज खड़े थे गारंटर। बहुत शुक्रिया, ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो फिर अपोजिशन कैसे और क्या प्लान करती है, नुमाइंदा मुकर्रर किया शाहिद खान अब्बासी साहब को, वो हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। अपोजिशन इत्तेहाद क्या करेगा, हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब, कल अपोजिशन इत्तेहाद मिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने भी बात की, मुतालबात पढ़कर सुनाए। मुतालबात तो आपने रख दिए, ज़ाहिर है आप इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, मौलाना भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, मगर लाए अमल नहीं दिया, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत तो वाज़े कर रही है कि आपके मुतालबात नहीं पूरे होंगे, ये हुकूमत चलेगी। क्या करेंगे आप? जी शाहजेब साहब, जो कल जो मीटिंग थी, ये अपोजिशन में जो लोग हैं, जो पार्टीज़ हैं और दीगर लोग हैं, उनकी पहली मीटिंग थी। ये कोई वहाँ पर इत्तेहाद नहीं क्रिएट हुआ, ये एक बहस के लिए था, आपस में एक मुशावरत हुई कि मुल्क के हालात क्या हैं, इसके हल क्या हैं, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। इस बात पर इत्तेफाक हुआ। तो जो बातें वहाँ पर हुई, हमने मुतालबात की शक्ल तो उसको नहीं दी, हमने ये कहा कि ये बातें हुई हैं, इन पर इत्तेफाक राय है कि मुल्क में जो हुकूमत है ये नुमाइंदा नहीं है, और मुल्क के मसाइल का हल इलेक्शन है, मुल्क के मसाइल का हल कानून का रूल है, आइन की बालादस्ती है। तो ये मामलात हैं जो हमने वहाँ पर बातें हुई हैं। अब ये सिलसिला आगे चलेगा ताकि अपोजिशन का एक मुतफ़िका मौक़िफ़ मुल्क के अंदर मौजूद हो। अच्छा, और इस किस तरह आगे चलेगा, क्योंकि अब ज़ाहिर PTI अलग से भी कह रही है कि हम तो एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे। क्या एक ऐसा अलायंस बन जाएगा जिसका एक एजेंडा हो, फिर अगर असेंबली के अंदर, असेंबली से बाहर जो कुछ हो वो एक एजेंडे के तहत हो और मिलकर हो? देखिए, वो बात की बात है। इस वक्त तो हर जमात जो है उसका अपना हक है, उसकी अपनी सियासत है, वो अपना एहतजाज कर रही है।
8 तारीख को PTI ने एहतजाज रखा है, 10 तारीख को मौलाना साहब ने जलसा रखा है, तो ये सिलसिला तो चल रहा है। हम जो बात कर रहे हैं कि कम से कम अपोजिशन जो हो वो मुल्क के मसाइल की बात कर सके, उनके हल की बात कर सके, एक मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ इस मामले पर अपनाए कि आप जो एक सियासी जमूद है, जो इस मुल्क में इंतशार है, जो मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, जो सियासी निज़ाम ख़त्म हो गया है, इसको कैसे वापस इस मुल्क को रास्ते पर डाला जाए, इस पर ये गुफ्तगू हुई है और इसी मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। सर मौलाना ज़रा आपके साथ खड़े होकर जब कहते हैं कि जो हुकूमतें बनी हैं इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई हैं और इसलिए मुस्ताफ़ी हो, तो मौलाना का एतराज़ तो खुद खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर भी है। वो तो ये शिकवा करते हैं कि उन्हें मैंडेट चोरी करके दिया गया है। जी बिल्कुल, जो राय है वो अपनी जगह पर कायम है। तो अब जब बातचीत होगी तो इससे एक मुस्तकिल हल निकलेगा। बात हल ढूंढने की है। जब बैठेंगे तो वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। इस पर हमने कल बात भी की है कि एक दूसरे के मामलात पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो माजी में रवैया रहा है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जब मिलकर बैठेंगे तो इन सब चीज़ों को वहीं पर हल किया जाएगा। मतलब आप ज़रा काफ़ी पहले से ये बात करते आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के हवाले से करते आए हैं, बतौर वज़ीर आज़म आपने खुद ने विटनेस की है वो मुदाखलत, उसके बाद भी आप ये बात करते रहे। बट क्या ये अलायंस कम से कम इस बात के लिए होगा कि जी अब इस बात पर नहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, इस मुदाखलत को ख़त्म करने पर, कि कोई बिहाइंड पीछे से जाके मुज़ाकरात ना कर रहा हो, बात ना कर रहा हो? ज़ाहिर इमरान खान साहब ख़त लिख रहे हैं, कह भी रहे हैं कि मैं तो चाहता हूँ मुझसे इस्टेब्लिशमेंट बात करे। क्या एक कोई नुक्ता होगा कोई? देखिए, पस मंज़र अगर कोई बात कर रहा है तो उसका तो हल मेरे पास नहीं है, क्या सा राय ही हम कर सकते हैं। लेकिन एक हकीकत पर सबका इत्तेफाक है कि मुल्क का निज़ाम जो है वो आइन के मुताबिक हो और मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। माजी में जो हुआ है वो तारीख़ का हिस्सा बन गया है, उससे हमें सबक लेना है। लेकिन आज कम से कम हमें जो आगे का रास्ता नज़र आता है उसकी ये बुनियादी नुक्ता है, इस पर सब ने इत्तेफाक किया है। तो उम्मीद है कि इस पर कायम रहेंगे। हम तो एक दूसरे की बात पर ही चल सकते हैं कि किसने क्या बात की है, लेकिन आज मुल्क के मसाइल का हल ढूंढना है। और अपोजिशन जो है, जो मुल्क के अंदर आज हुकूमत में लोग नहीं हैं, वो उनकी राय की ये है कि आज के निज़ाम का हल यही है कि आइन की बालादस्ती हो। साहब अब ज़रा आपका एक बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर है, मैं फिर बात करूँ तो माजी में अगर हम जाएँ तो इमरान खान साहब ने भी 2013 के बाद हुकूमत गिराने की बार बार कोशिश की, इस्टेब्लिशमेंट भी साथ थी, बस सड़कों पर आकर हुकूमत गिरी नहीं। फिर PDM ने कोशिश की, उन्हें भी पार्लियामेंट के अंदर ही नो कॉन्फिडेंस लाकर गिरानी पड़ी, और वो भी उस वक्त जब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब की हुकूमत से पीछे हट गई। इस वक्त जो माहौल है और जितनी ग्रिप है, चाहे वो फिर मीडिया पर हो या फिर हमें नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जुडिशरी पर भी बाकायदा तौर पर अपनी ग्रिप मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें हुकूमत और रियासती इदारे कामयाब भी हो रहे हैं। आप क्या सड़कों पर आकर कुछ कर पाएंगे? देखिए, बात सड़कें तो आखिरी हरबा होता है ना। जब कुछ ना हो, जब सारा मामला नाकाम हो जाए, फिर आप सड़क पे आते हैं। मुल्क ग्रिप से नहीं चलते, मुल्क आइन से चलते हैं। जिस दिन हमें इस बात का एहसास होगा तो हम इस मुल्क के मसाइल हल कर सकेंगे। आज तशवीशनाक हालात हैं, गैर मामूली हालात हैं हमारे मुल्क के। तो ये किसी एक इदारे या किसी एक शख्स की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम मुल्क की बात करें, हम मुल्क के मसाइल की बात करें, हम उनके हल की बात करें, और वो हल आइन के अंदर होना चाहिए। उसके अलावा आपको हल मिलेगा नहीं। ये बहुत खाम ख्याली है कि हम आइन तोड़ कर मुल्क के मसाइल हल कर लेंगे, ये आज तक किसी दुनिया के मुल्क में नहीं हुआ। मगर अबाई साहब, अगर आपकी तहरीक के ज़रिए ये हुकूमत गिरती है तो आपको लगता है इलेक्शन ही आएगा? जब आप आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि जिसमें सब कुछ ही चला जाए? देखिए, ये तहरीक की शक्ल जब इख्तियार करेगी तो करेगी। आज तो एक इब्तदा है कि सोच को मुत्तफ़िक किया जाए, रास्ता उस पर इत्तफाक किया जाए, मसाइल का हल क्या है इस पर इत्तफाक पैदा किया जाए। और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जब बैठेंगे, बातचीत होगी, तो एक मसाइल का ऐसा हल निकलेगा जो सबको काबिल कबूल हो सकता है। तो ये वो बातें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। आज बातचीत नहीं होगी, जब सियासी जमूद होगा, जब सियासत नफरत में बदल जाएगी, जब निफाक होगा मुल्क में, तो मुल्क के मसाइल का हल नहीं निकलता। ये बात बुनियादी है जो हमने कल की है। अच्छा, हुकूमत को एक और एतमाद है, ज़ाहिर मौलाना बहुत करीब हैं, जरदारी साहब के भी खबर आई ज़रूर कि पीका वाले मामले पर वो नाराज़ हुए हैं, मगर फिर नून लीग के भी करीब हैं, उन्हें एतमाद रहा है कि वो मना लेंगे। 26वीं आईनी तरमीम में भी मौलाना ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, मना लिया। आपको यकीन है कि हुकूमत की तरफ वो दोबारा नहीं चले जाएंगे, उनकी बात नहीं मान जाएंगे? देखिए, बात मानने की नहीं होती। मौलाना साहब की जो कंट्रीब्यूशन है, 26वीं तरमीम एक मुल्क के एक इदारे की तबाही का रास्ता है। आज मुल्क में अदल का निज़ाम ख़त्म हो चुका है।
लेकिन जो असल तरमीम लाई गई थी, अगर उस वक्त मौलाना साहब अपना किरदार अदा ना करते तो आज हालात बहुत मुख्तलिफ होते। तो मौलाना साहब ने कम अज़ कम मुल्क को एक बड़ी बुराई से बचाया है, एक बड़ी ख़राबी से बचाया है। छोटी खराबी कबूल करके एक बड़ी ख़राबी से बचे हैं। उस वक्त जो हालात पैदा हो गए थे पार्लियामान के अंदर, वही आप जानते हैं कि मेम्बरान के टूटने का ख़दशा था, और वो पुरानी तरमीम जो पुरानी 26वीं अमेंडमेंट थी उसके पास होने का ख़दशा था। तो बहरहाल वो मौलाना साहब का फ़ैसला था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी दानिशमंदी ने कम अज़ कम एक बहुत बड़ी ख़राबी से पाकिस्तान को बचाया है। मतलब अगेन बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपने देखा 2018 के बाद किस तरीके से सिस्टम को जकड़ने की कोशिश की गई, मगर उसके बावजूद जैसे काजी फाइज ईसा साहब ने सर्वाइव किया, जजेस जो इंडिपेंडेंट वॉइस रखते थे उन्होंने सर्वाइव किया, मगर यहाँ नजर आता है जैसे मंसूर अली साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस खत लिखते हैं तो उन्हें किस तरह साइडलाइन कर दिया गया, अब वहाँ पर कैसे नहीं। तो यहाँ जो एक मुकम्मल तौर पर एक जकड़ है निज़ाम की, आपको लगता है ये कमज़ोर पड़ सकती है जिस तरीके से निज़ाम पर एक मजबूती से कानून साजी के ज़रिए, आइन साजी के ज़रिए कब्जा किया गया? सर देखें, जकड़ जो है, जकड़ जब होगी तो फिर मुल्क तो नहीं चलेगा ना, तो फिर एक उसका हल नेचुरली निकल आता है। ये माजी में बहुत तजर्बे किए गए हैं, इसको पकड़ लें, इसको काबू कर लें, ये उल्टे सीधे कानून बना लें, इस इदारे को काबू कर लें, इस शख्स को काबू कर लें, इस तरह मुल्क नहीं चलते। ये हमें आज फैसला करना पड़ेगा कि हमने मुल्क चलाना कैसे है, और सब इसमें बैठ जाएं। अगर आइन के अंदर कोई ख़राबी है उसको दूर कर लें। ये मुल्क सबका है, ये मुल्क किसी एक शख्स या एक इदारे का नहीं है, ये हम सब का मुल्क है। और हम सब की अवाम, आपका आइन क्या कहता है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो इस मुल्क को चलाएंगे। तो अगर उसमें कोई कमी रह गई तो पूरी कर लें, आइन के अंदर कमी है उसको पूरी कर लें। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप आइन को तोड़कर, आइन से नाराफ़ करके हम तो ये रखें कि मुल्क तरक्की करेगा। आज आप 18 के हालात क्या थे, आज मुल्क के हालात क्या हैं, और दुनिया कहाँ पर चली गई और हम कहाँ पर हैं, इसका ज़रा मुआवजा कर लें तो हकीकत आपके सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया शाहिद खान भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं खित्ते में, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पट्टी को अमरीकी कब्जे में लेने का ऐलान कर दिया है। कल व्हाइट हाउस में इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गजा की पट्टी पर कब्जा करेगा और वो इस पर काम करेंगे और वहां मौजूद तमाम खतरनाक बॉम्ब्स और दीगर हथियारों को हटाने की जिम्मेदारी लेंगे, इलाके को हमवार करेंगे और तबाहशुदा इमारतों को साफ करेंगे और इलाके के लोगों को बेशुमार नौकरियां फराहम करेंगे और इसकी कीमत दौलतमंद पड़ोसी ममालिक अदा कर सकते हैं। The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Are you saying they should return after it's rebuilt? And if not, who do you envision living there? I envision the world, people living there, the world's people. I think you'll make that into an international, unbelievable place. ट्रंप इससे पहले भी मुतअद्दिद बार गजा से फ़लस्तीनियों को निकालने का मंसूबा पेश कर चुके हैं, लेकिन कल उनकी जानिब से गजा को अमरीकी कब्जे में लेने का ऐलान न सिर्फ दुनिया भर के लिए हैरानकुन था, बल्कि ये बरसों से मसला फ़लस्तीन पर अमरीका के मौक़िफ़ के भी खिलाफ है, क्योंकि माजी में तकरीबन तमाम अमरीकी हुकूमतों की यह पॉलिसी रही है कि वो खित्ते में 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। मगर अब जब ट्रंप ने गजा से मुताल्लिक तजवीज़ दी है, उसमें 2 रियासती हल के बजाय फ़लस्तीनी इलाके पर मुकम्मल अमरीकी कब्जे की बात की गई है। इस बयान पर जहाँ पूरी दुनिया से शदीद तशवीश का इज़हार किया जा रहा है, वहीं इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप के इस मंसूबे की तारीफ़ की है, जबकि इसराइल में हुकूमती इत्तेहाद के अरकान के साथ साथ अपोजिशन के रहनुमाओं ने भी ट्रंप के मंसूबे को सराहा है। जबकि इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने ट्रंप के मंसूबे की तारीफ़ करते हुए कहा है कि हम फ़लस्तीनी रियासत के ख़तरनाक ख्याल को हमेशा के लिए दफन करने के लिए काम करेंगे। जबकि इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के एक और सियासतदान और साबिक वज़ीर बराए कौमी सलामती बिन गुवेर ने भी अमरीकी सदर ट्रंप के इस बयान की तारीफ़ करते हुए एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा है कि गजा के शहरियों को इस इलाके से मुंतकिल होने की तरगीब देना गजा में इसराइल और फ़लस्तीनी मुसल्लह ग्रुप हमास के दरमियान जंग खत्म करने के लिए एक दुरुस्त हिकमत अमली है। साथ ही उन्होंने इस बात का इज़हार किया कि अगर नेतन्याहू इस अमरीकी मंसूबे पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो वो दोबारा हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं। वाज़ेह है कि बिन गुवेर ने गजा में जंगबंदी के मुआहदे की मुखालफत करते हुए हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। इसके अलावा कल नेतन्याहू के साथ मुलाकात के दौरान जब ट्रंप से सवाल हुआ कि क्या सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया है, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ऐसा नहीं है।
Saudi Arabia is going to be very helpful, and they have been very helpful. They want peace in the Middle East. It's very simple. Are the Saudis demanding a Palestinian state? No, they're not. No. Are they demanding a path towards a Palestinian state or any other recognition? Everybody's demanding one thing. You know what it is? Peace. We want peace. We want people to stop being killed. मगर सऊदी अरब ने न सिर्फ गजा के शहरियों की मुंतकली को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि उन्होंने ट्रंप के बयान की तरदीद भी की है, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात पर बात की थी। इस हवाले से जारी बयान में सऊदी अरब ने कहा है कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेगा और सऊदी अरब फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करता है और फ़लस्तीनियों के बारे में सऊदी अरब के मौक़िफ़ पर कोई बातचीत नहीं होगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस मामले पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ को वाज़ेह तौर पर बयान किया है, जिसमें किसी भी किस्म की तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। इसी तरह हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के मंसूबे की मजम्मत करते हुए कहा है कि यह अमल मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद के शोलों को मजीद भड़काएगा। गजा की पट्टी पर अमरीका के कब्जे की तजवीज़ हमारे लोगों और मसले के खिलाफ एक जारहाना अमल है। यह खित्ते में इस्तेहकाम के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी और जलती हुई आग पर मजीद तेल डालने का काम करेगी। इसी तरह फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हुसैन शेख ने फ़लस्तीनियों को गजा से निकालने के किसी भी मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उनकी तंजीम फ़लस्तीनियों को उनके वतन से बेदखल करने के तमाम मुतालबात की मजम्मत करती है और मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर जोर देती है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने भी गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की किसी भी मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हम अपने लोगों के हुकूक की किसी भी किस्म की खिलाफवर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। ये मुतालबात बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम इस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहीं हो जाता, जिसका दारुल हुकूमत यरूशलम हो और वो रियासत 1967 की सरहदों पर कायम हो। जबकि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर सख्त तनक़ीद करते हुए कहा है कि ये एक नाकाबिले कबूल इशू है और गजा से फ़लस्तीनियों को मुंतकिल करना ऐसा मामला है जिसे ना हम और ना ही खित्ते में कोई और कबूल कर सकता है। इस बात पर बहस करना ही गलत है। फ़लस्तीनियों को गजा से बाहर निकालने का मंसूबा मज़ीद तनाज़ात का बाइस बनेगा। इसी तरह चीन, रूस, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया समेत अमरीका के अहम यूरोपीय इत्तेहादियों फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने भी ट्रंप की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर जोर दिया है। इसके अलावा ट्रंप बार बार ये बात कर रहे हैं कि मिस्र और उर्दन समेत दीगर हमसाए गजा के लोगों को पनाह देंगे, लेकिन दोनों ममालिक ने पहले भी ट्रंप की तजवीज़ को सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया था और अब भी दोनों ममालिक ने तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। मगर इसके बावजूद ट्रंप का इसरार है कि उन्होंने इन ममालिक के लिए बहुत कुछ किया है और वो आखिर में राज़ी हो जाएंगे। और कल भी जब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किए तो ट्रंप का जवाब यही था कि वो मान जाएंगे। I think Jordan and Egypt will, I know they've spoken about it with you and they say they're not going to accept. I say they will. But I think other countries will accept also. Egypt and Jordan tell you no. What will you do then? Well, I don't think they're going to tell me no. Many countries, many leaders of countries that have reached out that would like to participate in that. Doesn't have to be Jordan and Egypt, but I think it would be also them. मिस्र और उर्दन के इनकार के बावजूद ट्रंप पुरएतमाद हैं कि वो उनकी तजवीज़ पर मान जाएंगे। ट्रंप के इस मंसूबे के ऐलान के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने ट्रंप की काफ़ी तारीफ़ की और कहा कि ट्रंप व्हाइट हाउस में आने वाले इसराइल के अजीम तरीन दोस्त हैं। I've said this before, I'll say it again. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House. In your first term, you recognized Jerusalem as Israel's capital. You moved the American embassy there. You recognized Israel's sovereignty over the Golan Heights. You withdrew from the disastrous Iran nuclear deal. Now, in the first days of your second term, you picked up right where you left off. Your leadership helped bring our hostages home. You freed up munitions that have been withheld from Israel. All this in just 2 weeks. Can we imagine where we'll be in 4 years? You see things others refuse to see. You say things others refuse to say. This is the kind of thinking that will reshape the Middle East and bring peace. He has a different idea. And I think it's worth paying attention to this. नेतन्याहू ट्रंप को एक अजीम दोस्त करार दे रहे हैं क्योंकि ट्रंप की कामयाबी के बाद से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुश्किलात में कमी आई है और उनके हालिया दौरे के बाद इसराइल की मकामी सियासत में नेतन्याहू की पोजीशन भी मजबूत हो गई। CNN के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमरीका के साबिक निगोशिएटर एरॉन डेविड मिलर ने कहा है कि इस दौरे में ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को सियासी ताकत फराहम की है और जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने के लिए नेतन्याहू पर दबाव डालने के बजाय ट्रंप ने उन्हें दाएं बाजू के इसराइली रहनुमाओं के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सियासी एम्यूनेशन दे दिया है, जो मकामी सियासत की इंतहाई नाजुक सूरत हाल में घिरे नेतन्याहू के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके अलावा कल अमरीकी सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के साथ अमरीकी ताल्लुकात को ख़त्म करने और अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी बराए फ़लस्तीन UNRWA की फंडिंग रोकने के लिए एक दस्तावेज़ पर दस्तखत भी कर दिए हैं और अमरीकी सदर ने ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के मेमो पर भी दस्तखत कर दिए हैं। कल नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने इस हवाले से भी बात की।
The United States withdrew from the anti-Semitic UN Human Rights Council and ended all of the support for the UN Relief and Works Agency, which funneled money to Hamas and which was very disloyal to humanity. Today, I also took action to restore a maximum pressure policy on the Iranian regime, and we will once again enforce the most aggressive possible sanctions. प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखेंगे। गुज़िश्ता साल पोलियो के 73 केसेस रिपोर्ट होने के बाद इस साल की इंसदादे पोलियो मुहिम पहले से भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है, लेकिन रवां हफ्ते इस साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले ही दिन खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वर्कर्स की हिफाजती ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार को ड्यूटी पर जाते हुए 2 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया, जबकि आज खैबर में इंसदादे पोलियो टीम पर हमला किया गया, लेकिन पोलियो वर्कर्स की हिफाजती ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकार की फायरिंग से हमलावर जख्मी हो गया और पोलियो टीम महफूज रही। पुलिस की फायरिंग से जख्मी होने वाले हमलावर मौके से फरार हो गया। पीर को खैबर में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार पर हमले की जिम्मेदारी कलदम टीटीपी ने कबूल की है, जो इससे पहले भी बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वर्कर्स पर हमलों में मुलविस रह चुकी है। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीमों को लाहक खतरात, कई इलाकों में अवाम की जानिब से पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार और दूर दराज इलाकों तक पोलियो की टीमों की रसाई ना होना, ये तमाम अवामिल पोलियो के मुकम्मल खात्मे के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। पोलियो एक मुहल्लिक बीमारी है। अपने बच्चों को अपाहज होने से बचाइए, उन्हें पोलियो के कतरे पिलाइए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।